हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का 7 चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। और आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 83। तो पेज नंबर 83 पे कुछ साइड में कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इस साइड ये वाले, इनकी तरफ सबसे पहले आपने ध्यान देना है। सबसे पहला जो कीवर्ड दिया हुआ है वो है ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर? दोज विद स्कॉलररी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, वो लोग जिनको नॉलेज है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की और कल्चर की, एशिया के, मतलब एशिया के लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उन्हें यहाँ पर कहा गया है ओरिएंटलिस्ट। सेकंड है मुंशी। जो ये मुंशी वर्ड यूज़ किया गया है, किसके लिए किया गया है? अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्सियन, ऐसा व्यक्ति जो कि पर्सियन लैंग्वेज जो थी उसको लिख सकता था, पढ़ सकता था और पढ़ा सकता था। तो अब नेक्स्ट है आपका वर्नाकुलर। वर्नाकुलर किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? ए टर्म यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज। सिंपल यहीं तक याद कर लेना इसको, आपका यहीं तक काम चल जाएगा आपके समझने के लिए, कि एक ऐसी टर्म जिसको कि यूज़ किया जाता था लोकल लैंग्वेज के लिए, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है इंडिया की, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए क्या होगी? वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि लोकल लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक है आज का वो है ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। तो अब इसके अंदर क्या बताया है आपको कि ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, मतलब जो ईस्ट की जो एजुकेशन थी उसके अंदर क्या बताया? बहुत सारी कमियां। तो ये टॉपिक है आपका। फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning। अब 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे, उनका जो दृष्टिकोण था लर्निंग को लेकर, उस व्यू को, ओरिएंटलिस्ट के जो व्यू थे लर्निंग के, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है वो क्या है? फुल ऑफ एरर, मतलब उसमें कमियां ही कमियां हैं। एंड अनसाइंटिफिक थॉट, और इसके अंदर अनसाइंटिफिक थॉट है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, मतलब एक सीरियस ही नहीं है ईस्ट का जो लिटरेचर है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो लर्निंग के काम आए, ऐसा उनका मानना था। सो दे आर्ग्यूड दैट, इसलिए उन्होंने क्या किया? आर्ग्यू करना शुरू किया दैट इट वॉज wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। उन्होंने क्या मतलब कि आर्ग्यू किया कि बहुत ही गलत बात है ये जो ब्रिटिश जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं इतना, किस चीज़ के लिए? जो अरेबिक स्टडी है उसको एनकरेज करने के लिए, या संस्कृत लैंग्वेज के लिए, या लिटरेचर के लिए जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट इस बात पर करना शुरू कर दिया। अब ये जो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उनमें से ही एक बंदा कौन था? जेम्स मिल। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया? जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव वांटेड। अब इसका कहना था कि जो ब्रिटिश एफर्ट्स कर रहे हैं ये इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि जो नेटिव मतलब कि जो लोकल लोग हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उनको ही वही पढ़ाएं कि जो वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जिस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं सिर्फ वही चीज़ उनको पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना था जेम्स मिल का। इन ऑर्डर टू प्लीज़ दैम विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, और भाई जो चीज़ें उनके दिल में है, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ वही चीज़ें उनको पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एम ऑफ द एजुकेशन, उसका क्या कहना था कि जो एजुकेशन का एम है वो क्या है? ऑट टू बी टू टीच व्हाट द यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि यूज़फुल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि जो नेटिव चाहते हैं वैसा उनको पढ़ाया जाए। सो इंडियन शुड बी made familiar with the scientific and technical advances that the West has made, rather than with the poetry and scare literature of the Orient। इसलिए
इंडियंस को क्या पढ़ाना चाहिए, किस चीज़ से क्या चीज़ उनको समझाई जानी चाहिए कि साइंटिफिक और टेक्निकल जो एडवांसनेस थी वहाँ की वेस्ट की, जिसमें कि ये लोग पहले से साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, मतलब उस चीज़ को जो वेस्ट में थी उसे यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए, बजाय कि जो पोइट्री है यहाँ की या फिर जो धार्मिक जो लिटरेचर है ओरिएंट्स का, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। बाय द 1830s द अटैक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। 1830 तक आते आते जो अटैक था ओरिएंटलिस्ट्स पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वन ऑफ द मोस्ट outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington मैकाले। तो अब इनमें से एक जो फेमस जो क्रिटिक जो मतलब जो इसकी बुराई पीट रहा था हमारे ये जो ओरिएंटलिस्ट लोगों की, तो उनमें कौन था? ये थॉमस मैकाले जो नाम है ये व्यक्ति था। ही सा इंडियंस एज एन इनसिविलाइज कंट्री। वो इंडिया को क्या दिखता था कि ये इंडिया क्या है, एक अनसिविलाइज कंट्री है, असभ्य कंट्री है, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, जिसको ज़रूरत है सिविलाइज करने की। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। कोई भी ईस्ट की जो नॉलेज है, ईस्ट जो कंट्री है उसकी जो नॉलेज है उसके अनुसार क्या था कि वो कंपेयर नहीं कर सकती कि इंग्लैंड के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकाले। कौन इस बात को मना कर सकता है, ऐसा मैकाले ने डिक्लेयर किया। दैट मैकाले का क्या कहना था, अभी कौन इस बात को मना कर सकता है, किस बात को कह रहा है? ए सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उसका ये कहना था कि भाई एक सिंगल जो शेल्फ पर जो यूरोपियन की अच्छी लाइब्रेरी है उसकी जो बुक्स हैं, जो भी वहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है उनका, वो पूरा जो अगर इंडिया का लिटरेचर लगा लो या अरेबिया का लगा लो तो इसका वो मुकाबला वो मतलब पूरा ये सारा मिल के भी इनकी एक शेल्फ की जो लाइब्रेरी है उसका मुकाबला एक शेल्फ की बुक्स का भी मुकाबला नहीं कर सकता, या इनके एक शेल्फ की लिटरेचर का भी मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपने मतलब कि अपनी उसको लिटरेचर को इतना बहुत अच्छा बता दिया और यहाँ एशियन लिटरेचर को एकदम बताया कि किसी काम का नहीं है। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट in India stop wasting public money in promoting oriental learning। उसने ये भी कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसे पैसा जो वेस्ट कर रही है, लोगों का पैसा जो पब्लिक मनी है उसको जो वेस्ट कर रही है, किस चीज़ पर वेस्ट कर रही है? ओरिएंटल लर्निंग पर। ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में उसको रोक देना चाहिए। फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो ऐसा मैकाले का कहना था, ऐसी सोच थी मैकाले की। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, बहुत ही एनर्जी और पैशन के साथ मैकाले एम्फसिस द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। मैकाले ने इस चीज़ पर बहुत ही दबाव डाला, प्रेशर बनाया कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियन टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। अब उसका ये मानना था कि अगर यहाँ इंडियंस को अगर इंग्लिश आ गई तो उससे क्या होगा कि वर्ल्ड में जो बहुत अच्छा लिटरेचर जो बनाया गया है उसको ये लोग पढ़ सकते हैं। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। अब इससे अगर ये वर्ल्ड का लिटरेचर को पढ़ेंगे तो यहाँ के लोग जो है अवेयर होंगे कि जो वेस्टर्न डेवलपमेंट हुए वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर साइंस और फिलोसफी में वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, तो उनसे ये लोग अवेयर होंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture। अब इसका ये मानना था मैकाले का कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाकर ही, इंग्लिश सिखाकर ही यहाँ के लोगों को इस तरीके से सिविलाइज किया जा सकता है, उनको उनके जो टेस्ट हैं उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को चेंज किया जा सकता है। फॉलोइंग मैकालेज मिनट, मैं तो अब जब मैकाले ये सब जो कह रहा था इन सब बातों को,
द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। अब इस बात को लेकर 1835 के अंदर एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था वो पास किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। अब डिसीजन क्या लिया गया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे इंग्लिश मीडियम से ही जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करवाई जाए। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, और जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस बनने हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनका प्रमोशन ना किया जाए। जैसे कि कलकत्ता और मद्रास और बनारस में संस्कृत के कॉलेज बनाए जा रहे थे, उनको रोका जाए। These institutions were seen as the temple of darkness that were falling of themselves into decay। मतलब ये मानना था कि जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कलकत्ता मद्रास बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेजेस जो बना रहे हैं ये क्या है, टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, और इससे क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि सब कुछ ख़त्म ही होगा। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। अब इंग्लिश की जो किताबें हैं वो बनाई जाने लगी स्कूल्स के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के लिए एजुकेशन, व्यापार के लिए एजुकेशन। तब यहाँ क्या बताया गया है, इन 1854 1854 के अंदर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा जो गवर्नर जनरल था इंडिया के अंदर उसको। अब इसको इशू किसने किया था, इशूड बाय चार्ल्स वुड। इसको चार्ल्स वुड ने इशू किया था। अब चार्ल्स वुड कौन था, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी का प्रेसिडेंट था वो। इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। अभी से ही क्या कहा गया, वुड डिस्पैच कहा गया। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। अब इसके अंदर ऐसी आउटलाइन बनाई गई थी कि किस प्रकार से जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया के अंदर वो चलाई जाए। इट एम्फसिस वंस अगेन द पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। अब इसके अंदर भी बताए गए कि क्या क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं इस सिस्टम के, यूरोपियन लर्निंग के, और इसमें विरोध किया गया ओरिएंटल नॉलेज का। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। अब एक जो प्रैक्टिकल यूज़ बताया गया था इस डिस्पैच के अंदर वो इकोनॉमिक पर पॉइंट आउट किया गया था। क्या बताया था इन्होंने इसके अंदर, यूरोपियन लर्निंग इट सेट, ये इन्होंने बताया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे क्या होगा, वुड अनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फॉलो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इससे मतलब कि इससे क्या होगा, इंडियंस को ये पहचान होगी किस क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया जाए, ठीक है। और आगे द मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और उनको ये पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंस है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने का देश के। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, कि यूरोपियन जो तरीका है जीवन जीने का वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके द्वारा। और इससे क्या होगा, वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स। अब उससे क्या होगा, इंडियंस के टेस्ट और जो डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, वो बदलेंगी। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब इससे क्या होगा भाई, इंडियन का जब टेस्ट चेंज हो जाएगा उनको पता चल जाएगा यूरोपियन वे ऑफ लाइफ क्या है, किस तरीके से यूरोपियन रहते हैं, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। वो हो सकता है आकर्षित होकर फिर डिमांड करेंगे ब्रिटिश सामान की। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू appreciate and buy things that were produced in Europe। अब इससे क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो शुरू कर देंगे चीज़ें खरीदना, उनको अप्रिशिएट करेंगे जो कि यूरोप के अंदर बनती थी, मतलब उनका व्यापार इससे बढ़ेगा। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब और क्या था नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, क्या बताया यहाँ पर, Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral character of the Indians।
अब डिस्पैच में ये इस बात को लेकर भी आर्ग्यू किया गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे इम्प्रूव होगा मॉरल करेक्टर इंडियंस का, इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। इससे क्या होगा, लोग सच बोलेंगे, सच्चे बनेंगे और ऑनेस्ट होंगे। एंड द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। अब इससे क्या होगा, उनको सिविल सर्वेंट आसानी से मिल जाएंगे जिन पर वो विश्वास कर सकते थे और अपना काम करवा सकते थे उससे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। अब फिर से वही बात है कि जो लिटरेचर है ईस्ट का, उसके अंदर ना सिर्फ बहुत सारी कमियां थी, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन द पीपल सेंस ऑफ ड्यूटी। अब ये लोगों के अंदर जो ड्यूटी करने की भावना है उसको नहीं बढ़ाता था, और जो कमिटमेंट है काम को लेकर उस वो नहीं आती थी। नॉट कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल चाहिए होती थी उसको भी ये ईस्ट का जो लिटरेचर है वो नहीं बढ़ाता था। तो ये सब इन्होंने कमियां वो डिस्पैच के अंदर बताई। फॉलोइंग द 1854 1854 तक डिस्पैच सेवरल मीजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। अब जितने भी मीजर्स बनाए गए थे इस डिस्पैच के, उनको ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और उसने अपना कंट्रोल बढ़ाया। एजुकेशन के जितने भी मैटर्स थे उन सब पर उसने अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे कि एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो। इन 1857 वाइल द सिपाही रोज द रिवोल्ट ऑफ मेरठ एंड दिल्ली। 1857 में जब आंदोलन किया था सिपाहियों ने मेरठ और दिल्ली के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको बनाया जा रहा था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इस तरह से काम किया जा रहा था कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर भी चेंजेस को लेकर आया जाए। मतलब ये सारे चेंजेस लेके आने की शुरुआत 1857 तक हो चुकी थी। अब है आपका व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। ये वाला जो टॉपिक है ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।